नमस्कार आप सभी को। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे जीके क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे थे हम। इसमें को सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया था शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करना, क्योंकि भारत को आज़ादी मिलने वाली थी। तो उसके लिए मैं सत्ता का हस्तांतरण किस तरह से किया जाए, उसके लिए कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 को दिल्ली एक कैबिनेट मिशन आया था। इस मिशन का उद्देश्य था स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना, ठीक है जी, और अंतरिम सरकार के लिए भी प्रबंध करना था। महात्मा गांधी के अनुसार संसार के सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत ही आसान है, वीर की अहिंसा। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1942 में। 1942 में मोहन सिंह के द्वारा जो है आज़ाद हिंद फौज का औपचारिक गठन किया गया था और इसे कमान सुभाष चंद्र बोस को 1943 में सौंपी गई थी। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी, उन्होंने वो की थी मोहन सिंह ने 1942 में, लेकिन उनका नेतृत्व किया था 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने। वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? वीर सावरकर। ठीक है जी, वीर सावरकर ऐसे नेता थे जिन्होंने अंडमान के सेलुलर जेल में उनको बंद किया गया था और वहाँ पर उन्होंने भारत का इतिहास लिखा था। नासिक जिले में जैकरन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत 7 अप्रैल 1911 को कालापानी की सजा पर उनको सेलुलर जेल में भेजा गया था। ठीक है जी। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में ये बंद रहे थे। ठीक है जी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कौन सा प्रमुख कारण था? तो वो कारण था जी क्रिप्स मिशन की विफलता। क्योंकि क्रिप्स मिशन 1942 में भारत में आया था और उसकी विफलता के बाद ही 7 अगस्त 1942 को कल बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक ने भारत छोड़ो आंदोलन की का आह्वान किया था 1942 में, अगस्त 1942 में। ठीक है जी। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार किया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी अबुल कलाम आज़ाद जी ने 1942 में, जो वर्धा में, और वर्धा महाराष्ट्र के वर्धा में इस आंदोलन की पुष्टि की गई 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? आपको बताना है कि किस महीने में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये हुआ था अगस्त में। ऊपर वाले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था। भारत में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 1942 को पारित किया था, 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? बलिया में, जो आज का उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के एक क्षेत्रों में समानांतर सरकारें चलाई गई थी। ठीक है जी। बलिया उत्तर प्रदेश उन क्षेत्रों में से एक था जहां समानांतर सरकार का गठन किया गया था। ठीक है जी। यहाँ की सरकार का नेतृत्व किया था चिंटू पांडे ने। बलिया के अतिरिक्त बंगाल के तमलुक, महाराष्ट्र के सतारा, उड़ीसा के तलचर में भी भारत छोड़ो आंदोलन की सरकारें गठित की गई थी। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की राज्यपाल रही थी? श्रीमती सरोजनी नायडू जो है वो स्वतंत्र भारत की राज्यपाल रही थी। 15 अगस्त 1947 से 1 मई 1949 तक उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल रही थी सरोजनी नायडू। वायसराय द्वारा नियुक्त किया गया हंटर कमीशन किस लिए था? वो था जलियांवाला बाग की त्रासदी की जांच के लिए, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश का परिणाम हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना की जांच के लिए 14 अक्टूबर 1919 को एक जांच कमेटी बनाई जिसके अध्यक्ष थे जेसी हंटर, इसीलिए इसको हंटर कमीशन का नाम दिया जाता है। इस कमीशन में 3 सदस्य थे, भारतीय सदस्य थे, जिसमें चमनलाल सितलवाड़, पंडित जगत नारायण तथा साहबजादा सुल्तान अहमद खां, ये 3 सदस्य भारतीय थे इस कमेटी में। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये हुआ था अमृतसर में, 1919 के में पंजाब के अमृतसर में। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? क्योंकि चोरा चोरी की हिंसक घटना हुई थी। गांधी जी ने 12 अप्रैल 1922 को बरदौली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई, जिसमें चोरा चोरी कांड में हुई हिंसा के कारण सामूहिक सत्याग्रह असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था।
चोरा चोरी घटने के बाद उन्होंने कौन सा आंदोलन स्थगित किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोबारा से हमारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1। सॉरी इसमें आपका आएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है वो छोड़ दिया था उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने, चोरा चोरी की घटना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अधिवेशन में पारित किया था? कलकत्ता में। कलकत्ता में 1920 में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने, और इसमें असहयोग को अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव उन्होंने माना था। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? असहयोग आंदोलन। ठीक है जी, क्योंकि खिलाफत आंदोलन 1920 और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में हिंदुओं और मुसलमानों ने दोनों ने ही इसका समर्थन किया था। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ने ही जो है इसमें अच्छे से भाग लिया था। ठीक, इस संदर्भ में एंचिंस्टन की टिप्पणी उल्लेखनीय है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदू से भिड़ा नहीं पाए। इसी संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान की एकता एक ऐसी अवसर के रूप में देखी जाएगी जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगी। तो ये जो है असहयोग आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों ने भाग लिया था। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा बहिष्कार। ये 3 जो है स्वरूप हैं सत्याग्रह के। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? थुरिशो से। ठीक है, थुरिशो से जो है उन्होंने प्रेरणा ली थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? ये किया गया था ब्रिटिश, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार था उसके पास जो है नमक का एकाधिकार था, इसलिए जो है 12 मार्च 1930 को चले थे दांडी मार्च के लिए। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को दांडी जो है पहुंच गई थी। अहमदाबाद से शुरू की थी, अहमदाबाद से दांडी तक 12 मार्च 1930 से और 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है जी, और समुद्र तल में मुट्ठी भर नमक उठाया। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार को उन्होंने तोड़ दिया था। गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण थी? तो ये उदाहरण थी जी सविनय अवज्ञा का। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो अंतिम लक्ष्य था भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य। भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ किया? दोबारा से रिपीट हो रहा है, 1930 में। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? अहमदाबाद से। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने कांदोलन चलाया। रिपीट हो रहे क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। गांधी जी के साथ जो है सरोजिनी नायडू भी जो है इस आंदोलन में जुड़ी थी। ठीक है जी, इसमें सरोजिनी नायडू इमाम साहब के नेतृत्व में 2500 स्वयंसेवकों ने 21 मई को नमक कारखाने पर धावा बोला था। पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली थी? लाहौर में। 29 से 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था ये। और इसी जो अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय लिया गया था। क्या जी, इसी वर्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगे का पहली बार ध्वजारोहण किया था। पहली बार ध्वजारोहण भी 26 जनवरी 1930 को किया था लाहौर में रावी नदी के तट पे। भारतीय राष्ट्र तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया? 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर। किस वर्ष 26 जनवरी का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया और उस दिन से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आज़ादी से पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था 26 जनवरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था? 1929 में लाहौर सत्र में। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? वो की थी महात्मा गांधी ने। हरिजन संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने 1932 में। 1932 में ही इन्होंने अछूतों को हरिजन का नाम दिया था। ठीक है जी। निम्नलिखित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो था 1918 की अहमदाबाद में एक हड़ताल हुई थी। ठीक है जी, उसमें जो है भूख हड़ताल को इन्होंने एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है जी,
अहमदाबाद में मिल मालिकों तथा मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। जो प्लेग बोनस उस टाइम मिलता था तथा मजदूरों को 35% बोनस टाइम भी मिला था। उसके बाद 20 सितंबर 1932 को यरोडा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध किया था? वो किया था रेमसे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक अधिनिर्णय। ठीक है, क्योंकि रेमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय लिया जिसमें हरिजनों को हिंदुओं से पृथक माना था, उसके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी। इसके विरुद्ध गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को यरवड़ा जेल जो पुणे में है उसमें आमरण अनशन शुरू कर दिया था, जिसका समझौता था पूना पैक्ट। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? अभी हमारे कुछ अन्य क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, विविध क्वेश्चंस। क्रिस्टोफर कोलंबस था जी जिनोवा का, जिनोआ। 1492 को सर्वप्रथम अमेरिकी महाद्वीप की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस थे। जिनोवा का प्रसिद्ध नाविक था, जिनोवा नामक जगह का। इसका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1941 को इटली के जिनोवा में। ठीक है, और मृत्यु हुई थी 20 मई 1506 को बेलादोनिल जो स्पेन में है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा आप इसमें देख सकते हैं। इनका जन्म और मृत्यु तो नहीं पूछी जाती, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि जो अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी कोलंबस ने, वो किस जगह का था? वो तो इटली का जिनोवा का था वो। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई में। कहाँ किया गया था? मुंबई में, 1854 में मुंबई में। निम्नलिखित पुस्तकालयों में से किसमें ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रहण है? तो वो है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कलकत्ता में जो है उसमें सबसे अधिक ऐतिहासिक महत्व के पांडुलिपियों का संग्रहण किया गया है। कलकत्ता नगर को किस नाम की संज्ञा दी गई है? कोलकाता। आज के टाइम में 2001 में इसको कोलकाता नाम दिया गया। विश्व इतिहास से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? तो फासिज्म का था मुसोलिनी। फासिज्म का मुसोलिनी। ठीक है, प्रारंभ में इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी का सक्रिय सदस्य था, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह घोर राष्ट्रवादी बन गया था। युद्ध के बाद उसने फैसियो आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ किया। मुसोलिनी ने अपनी शक्तियां फासिस्टों को संगठित करने में लगा दी और इस दल का प्रभाव इतना तेजी से फैला कि पूरी इटली में फैल गया। 1922 आते आते वह इटली का सर्वशक्तिशाली व्यक्ति बन गया था। तो मुसोलिनी ने फासिज्म एक विचारधारा थी, निवेशी राष्ट्रवादी थी। फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में पनपी? इटली में। ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इटली में। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। 1753 से 1763 के बीच हुआ था और 1763 में फिर पेरिस संधि से यह युद्ध समाप्त हो गया था। तो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। फ्रांसीसी क्रांति किसकी शिक्षाओं की प्रेरणा थी? तो वो थे रूसो। फ्रांसीसी क्रांति रूसो की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त ली थी। नेपोलियन बोनापार्टा के शब्दों में यदि रूसो न हुआ होता तो फ्रांस में क्रांति भी नहीं होती, ये उन्होंने कहा था। मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को क्या कहा जाता है? सिंडिकेटवाद। मजदूर संघ संगठनों के द्वारा कोई शासन चलाया जाता है तो उसको सिंडिकेटवाद कहा जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां कौन सी हैं इनमें से? समझना और प्रचार करना। बर्मा को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? वो कहा जाता स्वर्ण भूमि, तो इसमें म्यांमार है। ठीक है जी। बर्मा को छोड़कर दक्षिण पूर्व एशिया देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार ब्राह्मण धर्म के माध्यम से हुआ था। प्राचीन भारत में बर्मा को स्वर्ण भूमि कहा जाता था। मार्को पार्ला किस लिए विख्यात था? तो मार्को पोलो विख्यात थे चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने वाला। ठीक है जी। मार्को पोलो ने 1257 से 1324 के बीच में चीन, भारत और एशिया की यात्रा उन्होंने की थी। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध बुक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी? 1867 में। 1867 में 1867 में दास कैपिटल जो कार्ल मार्क्स की बहुत ही फेमस बुक है वो प्रकाशित हुई थी। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है सबसे बड़ी औपनिवेशिक के रूप में उभरा था 19वीं शताब्दी में। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो ब्रिटेन और चीन के बीच। ब्रिटेन और चीन के बीच में युद्ध लड़ा गया था। प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 के मध्य तथा दूसरा 1856 से 60 के बीच में लड़ा गया था। ये
नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो इनके बीच में लड़ाई लड़ी गई थी वाटरलू की लड़ाई। वाटरलू की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी? तो नेपोलियन और फ्रांस की अंतिम हार हुई थी ट्राफल्गर की लड़ाई में। ट्राफल्गर की लड़ाई 1805 में हुई थी। चीन में 1911 में विद्रोह का कारण क्या था? एक गणतंत्र की स्थापना। मतलब 1911 में चीन में क्रांति का नायक डॉक्टर सन्यात सेन था। इस क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है। सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। उसके 3 सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। चीन की राष्ट्रीय पार्टी कुओमितांग की संस्थापक कौन थे? होते सन्यात सेन। सन्यात सेन ने 1912 में कुओमितांग पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकेल बोरोदीन को आमंत्रित किया था। देश निष्कासन के बाद कार्ल मार्क्स किस शहर में रहा था? लंदन में। ठीक है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन यहूदी था, उसको देश से निकाल दिया गया था। उसके बाद वो लंदन में रहे थे। उसके बाद इसमें हमारा हॉब्स, मतलब इसमें कुछ विश्व की प्रसिद्ध जो घटनाएं हैं उनके बारे में। हॉब्स जो है वो चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई थी। और रूसो फ्रांसीसी क्रांति से था जो जुड़ा हुआ, लॉक कोरोविमी क्रांति से, और हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ था। कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? इसमें मुसोलिनी ने इटली का एकीकरण नहीं कहा था, बाकी केवूर, गरिबाल्टी और मेजिनी ने। ठीक है। क्योंकि उसने तो इसको एक तरीके से इटली का जो है, इटली में ये तो जाना गया था कि इसी के कारण ही जो है बंटवारा इटली का हुआ था। ठीक है जी। मुसोलिनी इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों पे परमाणु बम? तो ये आपको सबको पता ही है, नागासाकी और हिरोशिमा। 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को। 1954 में अणु बम्बों में गिराए जाने से तबाह हुए शहर किस देश में है? जापान में है। किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का प्रारंभ हुआ था? बास्तील दुर्ग का पतन हो गया था। उसके बाद 1789 में जब फ्रेंच क्रांति का प्रारंभ हुआ था। शीत युद्ध यूएस और सोवियत यूनियन के बीच था। धर्म युद्ध करता। दीर्घकालीन प्रयाण किसने किया था? माओ, चीन का तो माओवाद। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? शीत युद्ध का अभिप्राय है पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव हुआ था, पूंजीवाद और साम्यवादी दुनिया के बीच वैचारिक दुश्मनी थी और महाशक्तियों के बीच टकराव था। मुख्यतः ये सोवियत संघ और अमेरिका, क्योंकि दुनिया 2 धड़ों में बंट गई। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी और एक तरफ सोवियत संघ जो आज रूस है और वो और उसके सहयोगी। ठीक है जी। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। ग्लोरिसिस क्रांति हुई थी 1668 से 89 तक। अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी 1765 से 1783 और रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। ये विश्व की कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, तो इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोती पोताश्रय जहां अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह ठहरा करते थे, उस पर जापानियों ने कब आक्रमण किया था? 1941 में। अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? जापान के। तो ठीक है, तो इसमें लिखा भी हुआ है ये कि जापान ने 7 दिसंबर 1941 को युद्ध की घोषणा किए बिना ही अचानक प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप में स्थित मोती पोतास्त्र, जिसको पर्ल हार्बर कहा जाता है, पर हवाई जहाज़ों और पनडुब्बियों से आक्रमण किया और उसका बहुत बड़ा भाग समाप्त हो गया था। ठीक है जी। बोस्टन चाय पार्टी की घटना संबंधित है अमेरिका की स्वतंत्रता से। बोस्टन चाय पार्टी अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध के दौरान 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? रूस और टर्की के बीच 1853 से 1856 के मध्य। क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? ये हुआ था पेरिस समझौते से। आई एम द स्टेट ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था फ्रांस के लुई 14वें ने। वी आर लेनिन का संबंध किससे था? रूसी क्रांति से। विश्व युद्ध छिड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? आर्कड्यूक फ्रांसिस फेडरिक की हत्या, मतलब तात्कालिक कारण था आर्कड्यूक फ्रांसिस
फर्नांडिस की हत्या हो गई थी 1914 में, 28 जून 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने किसकी ओर लड़ा था? तो जापान लड़ा था जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ था ये, ठीक है जी। इसमें जो प्रथम विश्व युद्ध में जापान धुरी शक्ति, मतलब जापान जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी के साथ था, और मित्र राष्ट्र थे यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, इटली आदि, ठीक है। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के साथ थे अमेरिका, ब्रिटेन आदि के विरुद्ध था, ठीक है जी। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? वो था रॉबर्ट वालपोलो। 1721 से 42 तक। वर्साई की संधि किसका मानवर्धन किया गया था? जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि हुई थी। इस संधि में जर्मनी पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे, ठीक है जी। लौह आवरण शब्द किसने बनाया था? विंस्टन चर्चिल ने। हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था 1933 में, और इसकी मृत्यु हुई थी 1945 में। तब तक वो इस पद पे बना रहा, और इसके कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध माना जाता है हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में प्रारंभ होना 1939 में, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था तब। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में नहीं था? तो चीन जो है ध्रुवीय शक्तियों में नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध अपराधियों का ट्रायल किस स्थान पे किया जाता था? ये किया जाता था न्यूरेमबर्ग, ठीक है जी। अपराधियों का जो विचारण किया जाता था, ट्रायल किया जाता था, वो किया जाता था न्यूरेमबर्ग में। राज सिंहासन पर बैठने वाले सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा रानी कौन था? वो था क्वीन मैरी ड्यूटर। तो इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ